ठीक है। अब जब मैं एक्सेल आपको ट्रेन कर रहा हूँ तो पहली चीज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो देता हुआ चलूंगा। दो टाइप की असेसमेंट, पिछली बात है मैं बोलता हूँ, दो टाइप के असेसमेंट आपको मिलेंगे, एक तो लर्निंग, दूसरा आपका इंटरव्यू। ठीक है। हर टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन दूंगा, बेसिक्स वाले जो रहेंगे उसमें 12-15 ऐसे करके इंटरव्यूज के कम अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। वो टास्क रहते हैं आपके, उस तरीके से आपको टास्क मिलते जाएंगे, तो आप अपने टास्क परफॉर्म करते रहना। ओके। लर्निंग असाइनमेंट इज व्हाट, कि वो डमी में रहते हैं। डमी में इन द सेंस जैसे हमारे पास कैगल पे डेटा है, उनको लेके हम लोग कुछ टास्क आपको देंगे, वो टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो होते हैं आपके क्या, डमी असाइनमेंट। ठीक है। और एक जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो चैलेंजेस रहते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस, जैसे मार्केट में चैलेंज आता है, कोई डेटा सेट आपको दे दिया एंड नाउ यू हैव टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। उसमें ना तो मेरे को भी कोई कुछ नहीं पता होगा, आपको भी कुछ नहीं पता होगा, इट्स कम्प्लीटली फ्रेश फॉर बोथ ऑफ अस, कि हम लोगों के लिए पूरे तरीके से वो फ्रेश मटेरियल रहेगा। कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि पहले से प्री डिफाइंड है, कुछ प्रोसेस हो रखा है, तो वो सारी चीजें नहीं हो। ठीक है। और जो एक्सेल में स्टार्ट करो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें देखते हुए चलेंगे कि शीट पे भी काम कैसे करते हैं, और शीट क्या है, वर्कबुक क्या है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहली चीज, एक्सेल में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। फॉर्मूलाज यानी कि 400 प्लस फॉर्मूलाज है, हम सारे फॉर्मूलाज पे वर्कआउट नहीं करते। हम वो फॉर्मूलाज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे बिजनेस फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा यूजेस में आते हैं। सारे चीजें यूजेस में नहीं आती। जैसे काफी सारे फॉर्मूलाज रहते हैं जो साइंटिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, हमारा साइंटिफिक वर्क तो है नहीं, हमारा बिजनेस वर्क है। तो बिजनेस वर्क पे जो फॉर्मूलाज हमारे काम में आएंगे, हम वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है। टॉपिक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आज नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा मैं आपको टॉपिक लिस्ट। एक्सेल में ये टॉपिक है जो हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि हमारे एक तो हो गए फंक्शन जो प्रीवियसली यूज होते थे, जैसे एग्रीगेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, और आपके डेट एंड टाइम फंक्शन ये होंगे। टाइम सीरीज फंक्शंस भी रहेंगे। एंड सेकेंड वन इज एक डेटाबेस फंक्शन और इंक्लूड हुआ है। ये न्यू अपग्रेडेशन है, मतलब काम को और इजी करने के लिए डेटाबेस फंक्शंस भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है। वो भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको वो सारी चीजें क्लियर आउट होंगी। आई थिंक देयर इज सम इशू इन दिस। शशांक अपन लैपटॉप देना मेरे को, मीटिंग जो है ना, चल मतलब एक मिनट देना हर्ष, मैं आपको मीटिंग अटैच कर रहा हूँ दूसरे लैपटॉप से। ओके। क्या? we'll discuss in later about this। थोड़ा सा टाइम देना। मैं मीटिंग ज्वाइन कर दूं पहले लैपटॉप को, मैं मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या इशू है, बिकॉज क्या उसमें साइन इन किसी और का है।
एक मिनट, एक मैं बस लॉग इन कर लूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ सारी। ओके सर। ठीक है, अभी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है हर्ष? यस सर, विजिबल। ओके, अभी सही है, ठीक है। तो एक्सेल के बारे में मैं बात कर रहा था। तो दिस इज अ पॉइंट कि कभी भी किसी भी एक्सेल का आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, नॉट इवन इन एक्सेल, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होता है कि हम उसका वर्जन चेक करें। क्योंकि काफी बार हर जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो या कुछ भी चीज, तो प्रीवियस वाला वर्जन उस पर्टिकुलर चीजों में, मतलब जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो, मैं आपको डेटाबेस फंक्शन भी बता रहा हूँ इसमें, और जो न्यू फंक्शन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, टेक्स्ट स्प्लिट, एक्स लुकअप वगैरह, ये सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा। और जो आपके प्रीवियस फंक्शन है जो 2016, 2019 और 2021 में यूज करते थे, वो भी डिस्कस करूंगा। तो होता ये है कि काफी सारे फंक्शन आपके क्या हो जाते हैं, डेप्रिकेटेड हो जाते हैं। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि वो फंक्शन अब यूज में नहीं आते, ठीक है, वो पुराने वाले वर्जन पर काम नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के पास जा रहे हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। कोई कंपनी, पुराने स्टार्टअप्स रहते हैं, नई कंपनीज हैं, बिल्कुल बजट नहीं है तो लाइसेंस नहीं लेते, वो लोग पुराना वर्जन यूज कर रहे होते हैं लाइसेंस पे। तो 2016 भी आपको मिल जाता है कंपनी के अंदर, 2021 भी, 2019। अभी जो रिसेंट आपको मिल रहे हैं, जितने भी ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं, 2019 अक्सर मिल जाता है। तो काफी सारे फंक्शन जो रहते हैं वो 2019 में काम नहीं करते। इस डीबी में, इस एक्सेल के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, विल डिस्कस अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर, जो कि टूल ऑलरेडी आपका इसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो ये मैंने अभी आपको, मैं टूल का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कौन सा टूल होता है, क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओपन हो रहा है, और एक्सेल में पेशेंस रखना, डेटा ज्यादा बड़ा होता है ना, तो एक्सेल इसी तरीके से स्लो स्लो लोड हो रहा होता है काफी बार, तो वो सारी चीजें भी हमें हैंडल करनी होती है। दिस इज आवर पावर क्वेरी एडिटर। ये टूल आपका पावर बीआई के अंदर और एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ये टूल भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, और ये डेटा क्लीनिंग के लिए ज्यादा काम में आता है। और दूसरा आपको बता दूं, मैं आपको उस पर रिपोर्ट बनाना भी बता दूंगा कि आपको एक्सेल पर रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी। होता है ना, पिवट टेबल बनाने हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, आपको वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी कुछ चीजें रहती हैं जो हम पावर क्वेरी एडिटर से परफॉर्म कर लेते हैं। सेकेंड वन इज डीबी कनेक्शन, हम इसमें देखेंगे। आप यहाँ पे देख लो, फ्लैट फाइल्स कनेक्शन भी है, डेटाबेस कनेक्शन भी है, क्लाउड सर्विसेज अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। क्लाउड सर्विसेज वैसे हमारे पास इसका एक्सेस ये चार्जेबल रहता है, इसलिए ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे क्वेरीज कनेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, और वेब कनेक्टर्स भी आपके पास रहते हैं। मतलब होता है ना, किसी वेबसाइट पे कोई टेबुलर फॉर्म का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे आईपीएल का डेटा आप उठाना चाहते हो, कोई डेटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ डेटा डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम ये सब चीजें भी परफॉर्म कर लेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडल। पहले एक्सेल में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती थी, अब आपको एक्सेल में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल मिलती है, जो आपको पावर बीआई वगैरह में अवेलेबल है। तो एक्सेल, अब जो एक्सेल है, पहले वाला जो एक्सेल था, अब जो एक्सेल है वो बहुत चेंज हो चुका है। बहुत चेंज यानी कि आपके पास फैसिलिटी काफी सारी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग और रिपोर्ट, दो चीजें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से अलग रहते हैं, उनको हम अलग से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर अप कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज दी वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, एनी आइडिया क्या होता है? नो सर। नहीं, जो शीट पे काम कर रहे हैं दैट इज योर शीट। एक्सेल की फाइल होती है जिसके अंदर वर्कबुक को हम बोलते हैं। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ शीट्स, जिसमें मल्टीपल शीट्स आपकी होती है, डिपार्टमेंट वाइज कोई वर्कबुक हैंडल करता है। फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस के डिपार्टमेंट की शीट है।
अगर मैं बात करूं लाइक फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, एचआर डिपार्टमेंट की, तो उसमें एचआर से रिलेटेड डेटा आपको मिलेगा। अकाउंट की बात करूंगा, अकाउंट से रिलेटेड शीट आपको मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्कबुक। वर्कबुक का अगर कोई पूछता व्हाट इज वर्कबुक, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज वर्कशीट। क्या होता है वर्कशीट? इज व्हाट, जिसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस शीट पर काम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्कशीट। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। जिसपे हम बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बात करें ना, जिसपे आप डेटा बना रहे हो, जिसपे आप डेटा मैनेज कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्कशीट। और जो पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है, वो होल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट, वर्कबुक। अब इसमें ना टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। हालांकि मुझे पता है बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, बट मैं टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे, व्हाट इज दिस? Cells. हाँ, सेल्स तो बोलते हैं, बट इस पूरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्यों बोला? क्योंकि जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो मैं कई बार आपको बोल दूंगा यार ग्रिड, पीछे से ग्रिड लाइन हटा दो। इफ यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज ग्रिड, तो आप हटा नहीं पाओगे। तो ग्रिड लाइंस क्या होता है? ये जो बॉक्सेस दिखाई देते हैं ना, ऐसे किसी भी, नॉट इवन इन दिस, आप चार्ट्स में भी देखोगे, ग्राफ्स में भी देखोगे, पीछे लाइंस आती है। यूज किया है स्कूल में, ग्रीन कलर का ग्राफ खरीद के लाते थे, उसको ग्राफ बनाते थे, पीछे बहुत सारी लाइंस होती थी। जैसे हम डॉट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते थे, स्केलिंग कर लेते थे, वो क्या होता है? वो होता था ग्रिड ग्राफ। क्या होता था? वो ग्रिड होती थी पीछे। तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, पीछे देखते हो कई बार डैशबोर्ड देखना है एक्सेल के पुराने, किसी के पास बने हो तो देख लेना भैया, दीदी के पास होते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो पीछे आप देखोगे, पीछे ब्लैंक सा दिखाई देता है उनके। वो कैसे दिखाई देता है? इस तरीके, हम देख रहे हो पूरी ग्रिड लाइन का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, अभी इतना टेंशन मत लो, क्या मैंने कैसे गायब कर दिया, बहुत इजी क्लिक ही करा उसको। ठीक है, तो बस बेसिकली पोर्शन इज व्हाट, दिस होल सेक्शन इज व्हाट कॉल्ड व्हाट, ग्रिड लाइंस। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस बोलते Grid हैं। lines. और जब हम एक, जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई देता है, एक छोटा सा, दिस बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, सेल। एंड द ग्रिड इज द व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो इसमें होती है मल्टीपल सेल्स। ठीक है, अब इसमें कॉलम क्या है? ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम। Column. 1 2 3 4 5 6, if something is in horizontal format, this is called what, rows। इजी था। वर्टिकल जो होता है वो हमारा कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा क्या होता है? रोज होता है। अब सेल का नेम कैसे बनाते हैं? बहुत इजी तरीका है, पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नंबर आता है। तो अगर मेरा बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है, मेरा जो सेल है उसका नाम क्या है? सी इज अ कॉलम नेम एंड द नंबर इज व्हाट, 5। द सेल नेम इज व्हाट, C5। ठीक है, इजी है। और उसको देखना भी बहुत आसान है, हमेशा ऐसे नहीं बनाना। हम क्या करते हैं, हमें सेल नेम देखना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, नेम बॉक्स बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपको दो चीजों में हेल्प आउट करता है। पहला, एक तो आपको सेल नेम पता चल जाएगा। दूसरा, इफ आई वांट टू स्विच दिस सेल, I9 मैंने एंटर करा, देखो मेरा सेल बॉक्स कहाँ चला गया, I9 पे, मैं ऐसे स्विचिंग भी कर सकता हूँ। और तीसरा, नेम बॉक्स का काम क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और मेरे को बार बार रेंज सेलेक्ट करनी पड़ रही है, हम नेम दे देते हैं पूरी रेंज को, नेम रेंज बना लेते हैं। वो नेम रेंज आपकी किस पे बन जाती है? आपकी नेम बॉक्स पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, नहीं Yes. नहीं, लुकअप का काम नहीं होता, वो लुकअप एंड रिफरेंस होता है। हाँ, मतलब ये आपको हेल्प आउट कर देता है बहुत सारा। जैसे आप, वैसे तो हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली उठा लेते हैं, किसी भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है हर कॉलम के अपने नाम आ जाते हैं, जो उनका हेडर फाइल नेम होता है ना। लुकअप अलग होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। हाँ हर्ष, कुछ पूछ रहे थे आप? No, sir. ओके, तो अभी मैं एक डेटा डाउनलोड करूंगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूंगा, पोरली नहीं ले जाऊंगा अंदर, डीप टाइप नहीं कराऊंगा अभी, उसको अपन बाद में देखेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए ये होती क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसको फंक्शन बात नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला वर्ड। फंक्शन और फॉर्मूला
दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार होता है ना, जैसे पावर बीआई में बोलते हैं डेक्स मेजर्स और डेक्स क्वेरीज, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। अक्सर लोग बोलते बोथ आर सेम, बट अगर आप थोड़ा सा डीपली उसको रिसर्च करोगे बोथ आर डिफरेंट थिंग। कि आप डेक्स फंक्शंस होते हैं, डेक्स सॉरी मेजर्स होते हैं जैसे आप फंक्शन लगा रहे हो, सम मैक्स सम, इन सब चीजों को। और क्वेरीज होती हैं जैसे आप सिक्वल क्वेरी लिखते हो ना, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, मतलब एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड डेक्स क्वेरी। वैसे ही इसमें हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन होता है एक सिंगल टास्क। फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम लिखा, एंड द सम इज व्हाट, ये हुआ फंक्शन, ठीक है। सम क्या हुआ, फंक्शन। अब मैंने कोई चीज ऐसे लिखी, सॉरी, ये क्या बनाया मैंने, डिवाइड किया मैंने। डिवाइड में क्या किया, काउंट को काउंट से डिवाइड दे दिया। बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्मूला। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मूला। और हम एक्सेल में जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हम फंक्शन पे काम तो करते ही करते हैं, बट बेसिकली हम लोग फॉर्मूलाज बना रहे होते हैं। फॉर्मूला इज व्हाट, जब आप किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। होता है, क्या आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई ना कोई फॉर्मूला आपके पास होगा, तभी आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आंसर देने की कोशिश करना कि कैसे करोगे सोल्यूशन। वो जस्ट मैं क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दूंगा, आई वांट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे आंसर देते हो। मैं आपको पहले बताऊंगा सारी चीजें, फिर आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताने का इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। वी हैव मल्टीपल सोल्यूशन फॉर सिंगल प्रॉब्लम, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते हैं। और ये जो आपको व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है जिसमें आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं काफी सारे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिबन, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब। मेन्यू क्यों नहीं बोलते, मेन्यू बोल सकते हैं इनको, क्यों, एक टेक्निकल थ्योरी है, जब कोई चीज ड्रॉप डाउन में आ रही होती है ना उसको मेन्यू बोलते हैं, और जब इस तरीके से स्विचिंग हो रहा होता है ना नीचे का पोर्शन उसको हम टैब बोलते हैं, ठीक है। जस्ट एक नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी थ्योरी है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक उसके पीछे, बस एक टर्मिनोलॉजी थ्योरी है कि जब आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से स्विच हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, टैब्स, अलग अलग टैब में। और जब इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू 2007 एक्सेल अगर यूज किया तो इसमें इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू आते थे, तब हम एक्सेल में टैब नहीं बोलते थे, हम बोलते थे एक्सेल के मेन्यू में जाके ये चीज चेंज करते थे, क्योंकि आइकन्स वगैरह नहीं मिलते, तो जो 2003 में आपको इस तरीके से आइकन नहीं मिलते थे, ऊपर ऐसे मेन्यू लिखा रहता था, और ड्रैग करते थे तब उसमें लिस्ट आती थी, फिर सिलेक्ट करते थे, फिर उसको परफॉर्म, दिस इज ऑफ पॉइंट, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ, ये बहुत छोटी सी चीज थी, ये एक्सेल का ओवरव्यू था, और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज कॉल्ड एन एक्चुअल बेसिक पार्ट, ठीक है, इतना ही होता है। इसके बाद जो चीज है वो पूरा प्योर एक्सेल होता है। अब हम एक डेटा सेट ले लेते हैं, तो अभी मैं आपका लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ईमेल आईडी साइन इन है, ईमेल आईडी है, साइन इन है आपकी, इसमें नहीं है। तो जब आप ईमेल आईडी साइन इन कर लोगे यू कैन सी आपको क्या करना है, अपना एक प्रोफाइल कैगल पे क्रिएट करना है। कैगल इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि इस पे क्या होता है ना, डमी डेटा सेट बहुत सारे मिल जाते हैं, इस पे आपको टास्क करने के लिए बहुत सारे मिल जाते हैं, इसमें आपको चैलेंजेस मिल जाते हैं। कौन सा डेटाबेस, लिंक्ड वाला, वो वाला, कोई सा भी डेटा दे दो, कुछ तो डाउनलोड होगा। ये तुम्हारा पर्सनल है, कौन सा वाला डाल, रीफंड वाला, ठीक है, कहाँ है डेटा में। तो देखो अब ये शीट मेरे को अलग लेके जानी है, तो मैं क्या करूंगा, मूव और कॉपी करके, न्यू वर्कबुक, क्रिएट कॉपी, ये सब मैं बता दूंगा आपको,
ये आप सीख दोगे, ये क्लिकिंग इवेंट होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। तो पहले डेटा की बात कर लेते हैं। तो गाइस दिस इज योर डेटा, इस तरीके से आपको डेटा मिल जाता है टैगल पर, आप डेटा ले लो। हमेशा पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, फंडा होता है कि छोटा डेटा उठाओ। अगर आपको टेस्ट करना है कोई चीज, कोई फंक्शन आपको टेस्ट करके देखना है, तो छोटा डेटा उठाओ। अगर छोटे डेटा पे अगर आपने कैलकुलेशन सही तरीके से बना ली, तो आपका जो पोर्शन है ना वो बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा समझ में आ गया। डेटा बहुत सिंपल सा है, मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी है, परचेज बेस मार्जिन है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस मार्जिन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कंटेनर है। मैंने रैंडम डेटा उठाया है, टोटल डेटा इज व्हाट 19 डेटा है। अब क्या होता है ना, काफी बार कई जगहों पर आप इंटरव्यू दे रहे होगे, वो पूछेंगे इसमें रो काउंट बताओ कितना है, तो हम लोग काउंट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, और यहाँ पे आपको पूरा जो नीचे का रो काउंट है वो आपको अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में अगर हम बात करें, एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके मैथ्स के फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम काफी कुछ फंक्शन देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल we are discussing about the count a, count blank, count if, count ifs। ठीक है, अब नीचे देखो d count और d count ये दिख रहा है। ठीक है, तो these are the database, जिनके आगे d लिखा हुआ है, these are the database। इनको अलग से देखो, नया है, मतलब अभी क्या होता है ना, फिल्टरेशन करना इजी हो गया है, चीजें बहुत इजी हो गई हैं। पुराने वाले एक्सेल में आप उसमें आधा घंटा 1.5 घंटा लगाते थे टास्क बनाने में, अब थोड़ी इजी चीजें कर दी है, तो आसानी से आप सर्च बार वगैरह बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। अब मैं आपको फंडे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्रीगेट फंक्शन में दो चीजें आपसे डिस्कस करूंगा आज बस। ठीक है, कौन कौन सी, एक काउंट, एक काउंट एक। क्यों, क्योंकि है ना इसी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा, उसके बाद सारे फंक्शन पर टाइम नहीं जाएगा, यहीं से सारी लर्निंग हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, काउंट और काउंटिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि चलो आपने दो फंक्शन बताए, एक है काउंट और एक है काउंट ए। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि कोई फंक्शन अगर हमें एक्सेल पे स्टार्ट करना है या लगाना है, अप्लाई करना है, तो वो फंक्शन लगता है, तो आपको इसमें इक्वल टू लगाना है। तो एक बार इन्हें ऐसे ही बेस क्वेश्चन में से पूछ लिया था। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मुझसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इक्वल टू क्यों लगाते हैं, इसका मतलब क्या है। नहीं तो वो बोलेगा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इस इक्वल टू का मोटिव क्या है, ऐसे ही बना दिया, कोई रीजन था। हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं था, मेरे को भी क्लिक नहीं करा, बस मैंने एक छोटा सा आंसर दिया था। आई डोंट नो इट्स अ वैलिड आंसर और नॉट, तो ये एक्सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने उनको ये आंसर दिया कि वी आर असाइनिंग द कैलकुलेशन, मेरे को जो नंबर कैलकुलेट होकर आएगा वो मुझे किसी को असाइन करना है। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक होता है, मैथमेटिकल लॉजिक के बेसिस पे अगर हम इस चीज को देखें, तो हमारी सेल नंबर क्या है, I5 है, एंड इक्वल टू लगा के हम फिर फंक्शन लगाते हैं। और जब हम सेल में इक्वल टू लगाते हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, I5 नाम की सेल पे जो कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो नंबर वहां पर आ जाए। मैथ्स में ऐसे लिखते हैं ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई का जो ऑपरेशन होगा वो किसके अंदर स्टोर करो, जी के अंदर। प्रोग्रामेटिकली ये होता है, एज अ प्रोग्रामर मेरा आंसर 100% सही है, प्रोग्रामिंग में आंसर यही है। और ये भी प्रोग्रामिंग है, पीछे बी भी चल रही होती है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग चल रही होती है। तो वी आर असाइनिंग I5 सेल के ऊपर इक्वल टू काउंट का ये फंक्शन यूज कर रहा है, तो कैलकुलेशन आएगी वो I5 में स्टोर हो। अब जब वी भी पढ़ लोगे ना, तब आप इस चीज को प्रॉपरली आंसर कर। तो पॉइंट समझ में आया, व्हाई वी आर यूजिंग फ्रॉम इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू लगाने का मतलब क्या हुआ कि I5 में वैल्यू आई और कहीं नहीं जाएगी जिस सेल पे आपने इक्वल टू लगाया। नाउ द पार्ट इज व्हाट, अब मुझे काउंट लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कैसे पता चलता है काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन क्या करता है। हाँ, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट कि चलो ये तो मैंने बता दिया, हम याद कैसे रखें। मैं तो आपको बहुत सारे फंक्शन बताऊंगा, एग्रीगेट में भी आर डिस्कसिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 15 समथिंग फंक्शन, 14-15 फंक्शन। ठीक है,
10-15 फंक्शन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शन का भी 10-15, सब में 10-15 ऐसे फंक्शन हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपके दिमाग में कितने 50-60 फंक्शन होंगे। हर फंक्शन को आप याद कैसे करोगे? नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जब मैंने इक्वल टू काउंट लिखा था मैंने हटाया नहीं था, उसके आगे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। आपको कोई भी फंक्शन होता है ना उसका डेफिनेशन मिलता है। यू कैन सी डी काउंट के बारे में आपको नहीं पता ना, डी काउंट के डेफिनेशन तक लिखी हुई है, काउंट द सेल कंटेनिंग द नंबर इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। ये काउंट वाला फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। तो काउंट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज बोल रहे हैं, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। मतलब काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस रेंज में उन चीजों को काउंट करेगा जिसमें नंबर्स, उसको मतलब नहीं है उसमें अगर नंबर्स के अलावा कुछ और आया, डेटा टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तभी काउंट करेगा, नॉन न्यूमेरिक को काउंट नहीं करता है। तो हमने ये चीज ले ली, इतना पार्ट समझ में आया। अब मैंने टैब किया, टैब करने के बाद फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर दिख रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? वैल्यू 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। करेक्ट, वैल्यू 2 जो है हर्ष ने बताया, वैल्यू 1 जो है जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, वैल्यू 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा। दिस इज अ बिग डिफरेंस। एक्सेल के अंदर ये थ्योरी अभी जब लगा लो, और ये आगे पूरे एक्सेल में यही थ्योरी रहती। एक्सेल के अंदर अगर आप वैल्यू 1 को आप देखोगे जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, दैट मींस वो कंपलसरी पैरामीटर, मतलब उसके लिए वैल्यू देना जरूरी है। आप उसके लिए अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो एरर देगा। देखो मैंने बंद कर दिया, अभी एंटर दबा रहा हूँ, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। वो ये एरर दे रहा है कि आपको वैल्यू 1 की वैल्यू देना जरूरी है। तो हमने एक वैल्यू उसको पास कर दी, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पास कर दी, तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया सिंगल वैल्यू पे। तो वैल्यू 2 क्या हुआ फिर इसके बेसिस पे, वैल्यू 2 जिस भी पैरामीटर के अंदर एक्सेल के किसी भी फंक्शन में, नॉट इवन इन दिस, किसी भी फंक्शन में अगर पैरामीटर के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब क्या है, वो ऑप्शनल डेटा है, ऑप्शनल है। जब आप उसके लिए वैल्यू दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो मैंने इसको वैल्यू दी, कॉमा किया, वैल्यू 2 के लिए डेटा आया, फिर मैंने कॉमा किया, फिर मेरा वैल्यू 3 के लिए डेटा आया। और एक और चीज देख रहे हो, जब मैं कॉमा कर रहा हूँ तो जिसके लिए वो पैरामीटर मांग रहा है वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जा रहा है, बोल्ड हो जा रहा है। क्योंकि एक और क्वेश्चन होता है जो मेरे पास ही आता है ऐसे क्वेश्चन, कि आपको कैसे पता चलता है, ये आपको याद है या कैसे आपको पता चलता है कि इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है। भाई मेरे को याद नहीं है, दिस इज अ सिंपल फंडा। हर प्रोग्रामिंग हर जगह इस टाइप के फंडे आपको बनाने पड़ते हैं। तो आप देखोगे तो ये बोल्ड होता हुआ चलता है, आप इसको पढ़ो, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप आसानी से वैल्यू पुश कर लो। अब मेरे को नॉलेज है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, चौथी वैल्यू दे दी, अब मुझे पता है कौन सा पैरामीटर चल रहा है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू उसको पास कर दी। अब देखो एंटर करा, मैंने 4 वैल्यू पास करी थी न्यूमेरिकल, उसने चारों न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके काउंट करके दे दी। अब मैंने यहाँ पे दिया काउंट। एक और चीज बताता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मेरे स्टूडेंट कीर्ति, उनके साथ में बैठा हुआ था, दे इज यूजिंग मैकबुक, और उन्होंने यहाँ पे कॉमा लगा हुआ छोड़ दिया था काउंट में, और एंटर किया, वैल्यू आउटपुट कितना आ रहा है, 3। तो दिस इज न्यू थिंग फॉर मी, मैंने बस इसलिए डिस्कस करा क्योंकि ऐसी चीजें है ना हमको बहुत रेयर केस में, मतलब गलतियों से देखने को मिलती है। ये मैंने कभी ऐसी गलती करी नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। अब ये कॉमा देने के बाद ये मेरे को वैल्यू 3 पे डेटा दे रहा है, जबकि मैंने वैल्यू पास नहीं करी है। आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। तो ये आज ही हुआ ये हमारे साथ में कि हमने कॉमा दिया और ये हमें आउटपुट दे रहा है, और इसको आउटपुट नहीं देना चाहिए वैसे। हाँ, तो मतलब अगर E9 पे भी मैं ना दूं और कॉमा देके छोड़ूं तो वैल्यू काउंट 2 देना चाहिए। ये वैल्यू कैसे उठा रहा है, इसलिए मैंने आपको आंसर नहीं करा। मतलब मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो काउंट के बारे में नॉलेज है, इतना टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, यूज भी कर रहा हूँ, इतना साल काट दिया, ये मेरे सामने आई नहीं ना कभी एरर।
ना मैंने कभी यूज किया, ना कभी इस तरीके से देखा। आज उनसे गलती से कॉमा लगा रह गया तो उन्होंने देखा कि काउंट गलत आ रहा है और हम देख रहे थे, हमने तो डेटा दिया नहीं है, काउंट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे काउंट करा और जब हमने डेटा पास ही नहीं करा और कॉमा दे दिया, मल्टीपल कॉमा दे दिए, अरे वो तब भी काउंट दे रहे। तो अब हमारे पास एक थ्योरी बन गई कि इसको काउंट भी हमें समझना पड़ेगा कि काउंटिंग कर कैसे देता, बैकग्राउंड प्रोसेस। वही तो चीज बोला, वो तो मेरे को भी नहीं पता ना। कई बार कई फंक्शंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉमा, जितने कॉमा पास होंगे उसके बेसिस पे डेटा पिकअप कर रहा हूँ। तो वी नीड टू चेक दिस कि एग्जैक्टली यही थ्योरी है कि नहीं। मैंने हमको एक प्रोग्रामेटिकल बेसिस पे एक थ्योरी बता दी कि वी कैन डू दिस। हम ये चीज कर सकते हैं कि जितने कॉमा आएंगे उसके बेसिस एक प्लस हम काउंट बताएं। एक कॉमा लगाए तो वी प्लस द काउंट 2, दूसरा कॉमा लगाया तो वी प्लस द काउंट 3। ठीक है, काइंड ऑफ दिस। तो ये थ्योरेटिकल मतलब एक प्रोग्रामेटिकल थ्योरी है, बट हम लोग इसका थ्योरी पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इज इट दिस थ्योरी इज वैलिडेट और नॉट। पॉइंट समझ में? ठीक है, बाकी सिंपल सी चीज है जो मेरे को बताना था। तो पॉइंट इज व्हाट, कि जब आप काउंट यूज कर रहे हो तो उसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को बहुत मेजरली मतलब पैरामीटर्स को भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकेंड वन इज, अब हमें अगर इतना सा डेटा है, बट हमने डेटा जहां से उठाया होता तो 50,000 समथिंग डेटा है, तो 50,000 डेटा को एक एक करके तो सिलेक्ट करूंगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर पासिंग दी रेंज। तो हम इसमें पूरी की पूरी रेंज पास कर देते हैं इस तरीके से, है ना। ये ट्रिक मैं आपको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाना है, डेटा पे आके आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंज क्या आ गई, E3 टू E21। एंटर किया, रिजल्ट आ गया कितना, 18। टोटल डेटा 19 है, एक डेटा ब्लैंक है इसलिए। ओके, इसलिए हमारे पास 918 आ रहा है। अब दूसरा पोर्शन क्या हुआ, दूसरा पोर्शन आया, एक थ्योरी और बोली थी इन्होंने। अब देखो, कॉमा वाले से हमें समझ में आया ना, हम बिलीव नहीं करते, हम चला के देखते हैं पहले कि एग्जैक्टली जो थ्योरी बोली वो एग्जैक्टली वर्क करती है नहीं। इन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, न्यूमेरिकल डेटा लेता है। टोटल डेटा कितना है मेरे पास, 19। ये देखो 19 है, 19 डेटा है। मैं बगल वाला डेटा और कलेक्ट कर दे रहा हूँ, ऑर्डर प्रायोरिटी का। ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है हमारा, सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो काउंट नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट 19 आना चाहिए। हम वही थ्योरी चेक कर रहे हैं कि हमसे बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पिकअप करता है, आपका टेक्स्ट डेटा पिकअप नहीं करता है। तो टेक्स्ट डेटा अगर पिकअप कर रहा होता तो इन दोनों का टोटल आउटपुट कितना आता, उतने कैसे आ रहा है? मैंने पूछा दोनों अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों कॉलम के बेसिस पे तो टोटल आउटपुट कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। बट अभी हम काउंट यूज कर रहे हैं, कौन सा, लैपटॉप का, ले जाओ। तो यहाँ पे हमने काउंट लिया, तो काउंट इज व्हाट, न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा तो हमारे पास कितना है, 19 है, इसलिए दे। लेकिन किसी ने बोला कि दोनों चीजें लेनी है, दोनों चीजें लेनी है, तो हमारे पास एक और फंक्शन है क्या, काउंट। काउंट क्या करता है, नॉन एम्प्टी डेटा को काउंट करता है, यानी कि इट्स काउंटेड नॉन एम्प्टी सेल्स। डोंट थिंक, ना ही ये थ्योरी अपने दिमाग में बिठानी है कि ये टेक्स्ट डेटा को भी काउंट करता है, नहीं। अगर सेल में कैसा भी डेटा हो, किसी भी फॉर्मेट का डेटा होगा, अगर सेल फिल है तो काउंट करेगा, अगर सेल एम्प्टी है तो काउंट नहीं करेगा। सिर्फ ये थ्योरी बतानी है। काउंट इज व्हाट, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। क्या लिख रहा है, काउंट ए counts the number of cell in a range that are not empty। सिंपल जी, उसने भी यही चीज बोली है, हम भी यही चीज बोल रहे हैं। कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आप स्पेस बार मार के छोड़ दो वो उसको काउंट कर लेगा। ठीक है, अभी देखो ये डेटा था, कितना डेटा आना चाहिए इसका, 18 आना चाहिए। एक सेल खाली है, एंटर करते हैं, अगर स्पेस होता तो ये 19 दे देता। मैं देखो यहाँ पे गया, मैंने एक यहाँ पे गया और मैंने स्पेस मारा, एंटर मार दिया, 19 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, स्पेस डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डेटा क्या हो गया, 18 हो। इट्स वेरी इजी, समझ में आया काउंट क्या करता है। अब काउंट का बोला कि नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है, तो मतलब ये जो डेटा हमने काउंट किया था, ये डेटा का आउटपुट कितना आना चाहिए, अरे
क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मुझको एक चीज बताओ, मैंने आपसे पूछा मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, और मैंने आपसे पूछा नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कितनी है। अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, इन दोनों के बेसिस पे आप ये दोनों के आंसर्स दे सकते हो। क्या लगाऊं? कम क्यों लगेगा? काउंट लगेगा ना। मैंने बोला टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जो डेटा में हेडर को छोड़ के जो नीचे जितना भी डेटा है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबको काउंट कर देते हैं, एंटर कर दिया। नाउ नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास? हाँ जी हर्ष, नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? नॉन न्यूमेरिकल कौन सी हो गई? जैसे ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रोडक्ट प्रायोरिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर। है ना? क्या लिखूं? करेक्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। इसके दो तरीके होते हैं, क्वेश्चन दो तरीके से सोच सकता है। कैसे? एक इक्वल टू काउंट ए दिया, ये लिया, ठीक है, तो 113 आया। एक हमने लिया काउंट, और फिर हमने क्या करा, हमें हमें नहीं पता सारी ऑब्जर्वेशन में कितनी न्यूमेरिकल कितनी नहीं है, 56। और हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन बना देंगे, 113 माइनस 56 आ गया। वो है ना लॉन्ग, जो सृष्टि ने बताया वो इजी था। क्या करा, काउंट ए। और यही तरीका होता है जब हम कैलकुलेशन फॉर्मूलाज जब इसमें बना रहे होते हैं एक्सेल में। दिस इज द वे। मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को नॉन न्यूमेरिकल डेटा निकालना था। तो नाउ दिस, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हो। तो ये जो मैंने सोचा भी 113 56 निकाला फिर माइनस करा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें पूरे तरीके से करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, रिजल्ट सेम है। तो पॉइंट समझ में आया? वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि हम पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बार में बना सकते। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लास्ट है, इसको बता दो। फिर मेरे को भी पता चल जाएगा आपको मैथ्स आता है। पूरा सॉल्व करके दे दिया मैंने आपको। क्या करूं, 57 into 100। निकल आई ना? 50.44%। इतना डेटा जो है वो मेरा नॉन न्यूमेरिकल है, और बचा हुआ डेटा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, हम लिख देते हैं जैसे अभी मैंने गलती से मेरे से लिख गया नॉन न्यूमेरिकल, मेरे को क्या लिखना था, मैं लिखने वाला था न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन का परसेंटेज बता दो। फिर क्या होता है ना, फिर दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है, एक लेन में लेके चल रहा था, मैंने उसमें फिर स्विच कर दिया। इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, काउंट, सॉरी, फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बनेगा, काउंट ए, और काउंट ए में हमारा पूरा डेटा जाएगा, ठीक है, माइनस काउंट। नहीं, सीधा नहीं जाएगा भाई, सीधा कैसे चला जाएगा, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेशन देना पड़ेगा ना उसको। ये दिया काउंट, अब हम देंगे डिवाइडेड बाय काउंट ए। ओहो, गलती से मैंने इक्वल टू लगा दिया, और ब्रैकेट। बॉडमास रूल को प्लीज मत भूलना। वैसे हालांकि हम इसमें बॉडमास यूज नहीं करते, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि हम लोग एग्जैक्टली मतलब हेल्प आपको करेगा। जैसे आप एग्जाम वगैरह देते हो ना कोई भी, और टेस्ट दे रहे हो कंपनी में, आपको वो दे देते हैं पेपर पे करने के लिए, तो उसमें आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि हम लोग है ना
निकल आया परसेंटेज। इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, आगे मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज में कैसे चेंज होता है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं, तो दिस इज अ परसेंटेज फॉर्मेट। आगे मैं टास्क दूंगा इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके का। अभी तो मैंने काउंट काउंट ए कराया, अभी तो काउंट टेप वगैरह बाकी। क्या पूछ रहे थे आप, कुछ बात कर रहे थे ना पर अभी, वो अभी देख लेंगे। नहीं अभी कुछ हम बात कर रहे थे ना किसी चीज पे, टॉपिक भी भूल गया यार। परसेंटेज बनाते बनाते टॉपिक भूल गया। मैं कुछ बताने वाला था आपको, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था, भूल गया। चलो कोई ना, ठीक है। इतना बात समझ में आया। दिस इज अ परसेंटेज कैलकुलेशन, कि आपको क्या होता है ना कि हमेशा इस तरीके से कैलकुलेशन बिल्डअप करनी पड़ती है। क्यों करनी है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस थिंग, तो वी कैन इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप। हम ड्रैग करके पूरा का सारा सारा सिस्टम, जैसे मल्टीपल रोज में हमें वो चीज प्रोसेस करनी है, तो मैं एक फॉर्मूला बनाया और उसे ड्रैग करके नीचे तब मैं अप्लाई कर दूं वन टाइम में। तो उसमें चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इतना ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा पार्ट क्लियर हुआ, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, किस टाइप के कैलकुलेशंस में आपसे पूछूंगा, तो वो चीजें आपको बनानी। अगर मैंने आपसे पूछता न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन इन परसेंटेज, क्यों नेगेटिव में आएगा, परसेंटेज तो पॉजिटिव में आएगा, परसेंटेज नेगेटिव में होता ही क्या लिखूं इधर। हाँ, टोटल माइनस नॉन न्यूमेरिकल से भी आ सकता है। टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस नॉन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ऑब्जर्वेशन परसेंटेज। नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन से भी आ सकता है, करेक्ट। तो मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे को अब ये फॉर्मूला क्या होता है ना, इसी तरीके से अब ये फॉर्मूला जो है ना वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब मेरे को याद आ गया मैं क्या डिस्कस करने वाला। मैं डिस्कस करने वाला था, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉड मास रूल। तो ना बॉड मास रूल है ना, हम प्रोग्रामिंग में वी आर यूजिंग, अगर आपने सिस्टम के अंदर इस रूल को फॉलो नहीं करे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। वी आर यूजिंग पैमडास, ठीक है। पैमडास मींस ये होता है हमारा पैरेंथेसिस, ओके। ई फॉर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पता है पावर कैलकुलेशंस को बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस पता है, सिंपल जो ब्रैकेट होता है ना 0 9 पर राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, दिस इज एन पैरेंथेसिस। एम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप देखोगे कि बॉडमास में डिवीजन पहले होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ठीक है। कैलकुलेशन में बस इतनी सी चीज से बहुत फर्क आ जाता है, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ओके। अब हमारा फिर आता है डिवीजन, ठीक है। फिर आता है आपका एडिशन, फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सिक्वल के साथ में वर्कआउट कर रहे हो, आप एक्सेल पावर बीआई किसी के साथ में भी, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंप्यूटर साइंस फील्ड, दिस इज योर कैलकुलेशन मॉडल। मतलब हम यही फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर आपने बॉटम फॉलो करा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट गलत देगा, ये सिस्टम गलत रिजल्ट देगा। आप मैथ्स कॉपी पे करोगे रिजल्ट सही आएगा, और इस पे करोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई टेस्ट पेपर दे रहे हो या कोई चीज कर रहे हो, कैलकुलेशन इक्वेशन मॉडल डाल दिया और कैलकुलेशन डाल दिया और रिजल्ट पूछ लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही अप्लाई करना है और कोई कैलकुलेशन मॉडल अप्लाई नहीं करना। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आई गिव यू अ कंप्लीट टॉपिक लिस्ट एक्सेल से रिलेटेड, क्या क्या चीजें हम कवर अप करने वाले हैं और क्या क्या चीजें टॉपिक्स रहेंगे फंक्शन वाइज। दूसरा, आप जब भी सेशन में रहोगे तो कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटली मैं टास्क आपको असाइन करता हूँ। मैं आपको रिटर्न टास्क नहीं दूंगा कि कोई चीज पहले से लिखी हुई है, वो होता है लर्निंग वाले पार्ट। मैं इंस्टेंटली, कई बार ऐसी चीजें होंगी कि मैं इंस्टेंटली आपको टास्क दे दूंगा कि जैसे इसमें टास्क, ये मेरे को एकदम दिमाग में आया कि क्या ये चीज इसके अंदर हो सकती है, तो नाउ यू हैव टू परफॉर्म इट। वो डेटा सेट पे आपको
अप्लाई करना होता है। इसलिए बोलता हूँ कि कॉपी और पेन आपको हमेशा साथ में रखने की, बाई चांस ऐसा कुछ पॉइंट आया नोट डाउन करके रख लिया, जिससे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने पार्ट में? आपकी भी पहली क्लास थी इसमें, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चीजें समझ में आ गई, फॉर्मेट समझ में आ गया तुम्हें? क्लियर है? हर्ष कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? यस ठीक सर। है, तो इसमें कुछ कोर टॉपिक्स रहते हैं। एक और चीज मैं आपको इन्वॉल्व कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है तो देख लेते हैं, 5 मिनट और लूंगा। ठीक है, कोई ना। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हम अभी की बात करते हैं ना, बात की पहले की बात नहीं करते। तो पॉइंट इज व्हाट कि आपके पास जैसे लुकअप एंड रेफरेंसेस इंटरव्यू पर्पस पे आप ऑफिस में जाओगे, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द काउंट एंड काउंट ए, दे आर आस्किंग अबाउट द काउंट ए, काउंट सम वगैरह, ये सब आते हैं। आप बोलोगे यस आता है, और 99% लोगों को सबको आता है। ठीक है, सब लगा लेते हैं ये वाले फंक्शन। वो आपसे एक चीज पूछेंगे, आर यू कंफर्टेबल विद व्हाट कंडीशनल फॉर्मेटिंग? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज योर लुकअप एंड रेफरेंसेस। लुकअप एंड रेफरेंसेस में आपके वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच सबसे ज्यादा घिसा जाता है। एक्स लुकअप, भाई एक्स लुकअप यूज नहीं होता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एक्स लुकअप अपने लिए यूज करो। एच लुकअप का कोई डेटा हमारे पास नहीं आता। हमारा डेटा जो है वो आप देखोगे वो हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में मिलेगा, इसलिए हम वी लुकअप यूज करते हैं। एच लुकअप जब आप यूज करोगे, जब ये डेटा आपका कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। आपको दिखा भी देता हूँ, प्रैक्टिकली चीज देख लोगे ना तो एक बार में दिमाग में बैठ जाएगी आपको। अब देखो, ट्रांसपोज सुनना है ना, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल डेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज वर्टिकल। दिस इज अ वर्टिकल डेटा, ये 2D फॉर्मेट होता है। आप पाइथन में भी जाओगे, पावर बीआई में भी जाओगे, सीक्वल में भी जाओगे, योर फॉर्मेट इज व्हाट 2D फॉर्मेट जो रहता है आपका, 2 डायमेंशनल डेटा इट्स लुक लाइक। 3 डायमेंशनल डेटा भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा वो कैसा होता है। ठीक है, अभी हमारे पास 2D डेटा है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डेटा और ये होता है हमारा वर्टिकल डेटा। तो टॉपिक कौन सा, लुकअप एंड रेफरेंसेस, कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका। दूसरा तीसरा पॉइंट होता है पाइवोट टेबल, चार्ट्स। ये 4 टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लुकअप एंड रेफरेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, इंडेक्स मैच हो गया, एक्स लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, मैच हो गया, मैच एक्स मैच हो गया। ठीक है, वी लुकअप हो गया, ये सारे लुकअप एंड रेफरेंसेस के टॉपिक। और पांचवी चीज जो है, जो आपको एक एज देती है इसके अंदर, दैट वन इज पावर क्वेरी एडिटर। आप अगर मेंशन कर दोगे यस आई एम कंफर्टेबल विद पावर क्वेरी एडिटर आल्सो, तो आपको एक एज मिलेगा। जैसे एक्सेल का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें एक एज मिल जाता है आपको कि हाँ भाई ये बंदा, एक्स बंदा जो है इससे अलग है, उसको बहुत कुछ चीजें पता है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट। क्या मैक्रो होता है, मैक्रो रिकॉर्ड करना होता है, वो एमआईएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए नहीं। ऑटोमेशन के लिए यूज करना होगा उसको, बट बेसिकली वो एमआईएस वालों के लिए रहता है, बिकॉज दे नीड टू क्रिएट एन डेटा एंड वी आर द एनालिस्ट। हम लोगों का काम नहीं होता, हम लोग डेटा क्रिएट नहीं करते, हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं और हम लोग डेटा के इनसाइट्स फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई है, अगर ये चीज अच्छी चल रही है तो किस वजह से अच्छी चल रही है, जो दूसरी चीजों में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टू। ठीक है, हमारा काम होता है कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन डिजाइन। हम लोगों का काम नहीं है ये सब, कोई काम नहीं होता रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी जॉब प्रोफाइल्स आएंगी, जेडी मैं आपको बताऊंगा, जेडी दिखाऊंगा मैं आपको लाइव, ये जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। यू नीड टू एनालाइज ऑल्सो जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको एचआर से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं कि यस ये जो जॉब आप मेरे को ऑफर कर रहे हो, ये एक्चुअली डेटा एनालिस्ट की जॉब है या फिर डेटा एनालिस्ट के नाम पर आप उनको एमआईएस टीम के अंदर बैठा। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है इन सब चीजों को लेके। आपको इन सब चीजों को लेके बहुत लंबा डिस्कशन है से करना पड़ता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, रोल्स क्या है, किस पर्टिकुलर टास्क का काम होगा। क्योंकि एनालिस्ट अगर खाली बैठा है तो मतलब कोई मतलब के नहीं हुआ, है ना, कुछ नहीं सीख रहे, उससे नहीं सीखने को मिले। क्लियर हुआ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
हर्ष कुछ क्वेश्चन है आपके? सर वो जानना था क्लासेस की ऐसे टाइमिंग क्या रहती है मतलब जनरली? और वो सारी चीजें आपको कंसर्न पॉइंट जो कंसल्टेंट है ना वो आपको क्लियर करेगा रिगार्डिंग टू दिस. ओके Okay. Any other question related to the technical part? सर द कोर्स कंटेन्स ऑफ 4 थिंग्स राइट, एक्सेल, MySQL, Power BI एंड वन मोर Python. पाइथन. यस सर. सो सर एक्सेल के साथ वो सारी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होती है आगे जाके? जी हाँ, इंटीग्रेशन आपका सब में रहेगा. हाँ, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ना, हर्ष, इंटीग्रेशन मैं कहता मैथ्स नहीं. जैसे हर्ष का एक क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन है कि आप जो चीजें सीख रहे हो, जैसे सीक्वल सीख रहे हो, आप पावर बीआई सीख रहे हो, आप एक्सेल सीख रहे हो, आप पाइथन सीख रहे हो, इन सब का इंटीग्रेशन रहता है हर किसी में. आप एक्सेल के साथ में, आप एक्सेल के साथ में जो डीबी कनेक्शन है वो भी आप करोगे, फाइल फॉर्मेट कनेक्शन, जो कि हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के लिए स्टडी करते हैं इसी पर्पज पे कि हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं. तो ये आपका इंटीग्रेशन जो रहता है वो रहेगा, और आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका काम है. और कोई क्वेश्चन हर्ष? नो सर, थैंक यू सर. ओके, ठीक है. तो हर्ष आप कंसल्ट कर लेना कंसर्न पर्सन से, वो आपको बता देंगे. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू.